आपकी आवाज में आज बात मध्य प्रदेश विधानसभा में स्पीकर के चयन और बीजेपी के हंगामे की। मध्य प्रदेश विधानसभा में नए स्पीकर को चुनाव कर लिया गया है। एनपी प्रजापति मध्य प्रदेश विधानसभा के नए स्पीकर होंगे। हालांकि ये चयन और एनपी प्रजापति का नाम का ऐलान यूं ही नहीं हो गया। पहले से ही प्रोटेम स्पीकर के तौर पर दीपक सक्सेना के नाम का विरोध करती आ रही विपक्ष में बैठी बीजेपी ने अब स्पीकर के नाम पर हंगामा किया। प्रजापति को वॉकओवर नहीं दिया गया और विजय शाह को प्रत्याशी बनाया गया, लेकिन सदन के दूसरे दिन बीजेपी ने जमकर हंगामा किया और नाराज विधायकों ने राजभवन तक पैदल मार्च किया। अब सवाल यह है कि आखिर सीधी और सरल सी प्रक्रिया में इतना हंगामा क्यों बरपा? क्या इसमें हंगामे की गुंजाइश थी या फिर दरअसल यहां से बीजेपी ने कई संकेत देने की कोशिश की है? सवाल बहुत से हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। कुछ मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, ये बताते हुए कि जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय है। मध्य प्रदेश में 109 सीटें जीतकर विपक्ष में बैठने को मजबूर बीजेपी ने अब तल्ख तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। पहले दीपक सक्सेना को प्रोटेम स्पीकर बनाने का विरोध करने वाली बीजेपी ने स्पीकर पद पर कांग्रेस को वॉकओवर देने से इनकार किया। सत्र के दूसरे दिन जैसे ही प्रोटेम स्पीकर ने एनपी प्रजापति का नाम स्पीकर के तौर पर घोषित किया, बीजेपी ने इसका विरोध शुरू कर दिया। विरोध करते हुए बीजेपी विधायक वेल तक आ गए और फिर सदन से वॉकआउट कर राजभवन तक पैदल मार्च किया। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे काला दिन बताया, तो साथ ही सरकार पर निशाना नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने भी साधा। आज का दिन मध्य प्रदेश की विधानसभा के इतिहास का सबसे काला दिन है। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई है, संविधान की मान्यताओं को तार तार किया गया है, परंपराएं तोड़ दी गई है। और ये किस डर से, किस भय से? और इसलिए हमने फैसला किया है यहां से पैदल मार्च करते हुए हम राजभवन जाएंगे। महामहिम राज्यपाल महोदय को ज्ञापन देंगे। राज्यपाल महोदय का यही कहना है कि संवैधानिक दायरे में जो कुछ भी होगा हम इसको करेंगे और इसमें हम आप सभी लोगों की बात को गंभीरता से लेके और विधिक सलाहकारों से हम सलाह करके और हम इस पर आपने क्या निवेदन किया राज्यपाल से? राज्यपाल महोदय से यही निवेदन किया कि आज की जो सर्कमस्टेंस है, जो परिस्थितियां हैं, जो घटित हुआ है, इसके लिए आप देखें और इस प्रकार से संवैधानिक संस्थाओं की और व्यवस्थाओं की उपेक्षा करके और उसकी हत्या की जाएगी, तो फिर ऐसे में संसद हमारी विधानमंडल कैसे चलेगा? दरअसल एक दिन पहले हुई बैठक में बीजेपी ने गोपाल भार्गव को नेता प्रतिपक्ष के तौर पर चुना, तो साथ ही यह फैसला भी किया कि कुंवर विजय शाह बीजेपी की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी होंगे। हालांकि मत विभाजन के आधार पर 120 वोट एनपी प्रजापति के पास थे। अब सरकार बीजेपी और शिवराज पर हमलावर है। ये नियम के अंतर्गत हुआ है। उसमें यह था कि पहले जो प्रस्ताव आता है उस पे जो भी कार्रवाई होना होती है वो करके, यदि वो प्रस्ताव गिरता तब दूसरा प्रस्ताव लिया जाता है। ये नियम प्रक्रिया उनके पास भी छपी हुई किताब है। और सीतासरण शर्मा ने तो इतने साल विधानसभा चलाई है, कम से कम उन्हें तो अपने भाजपाई विधायकों का मार्गदर्शन करना था। उस पर स्पष्ट उल्लेख है कि पहले जो प्रस्ताव आएगा उस पर चर्चा होगी, यदि वो प्रस्ताव गिर जाएगा तब दूसरे प्रस्ताव पर चर्चा होगी। ये सुबह से जानते थे, यहाँ बैठे हुए जानते थे कि इनके पास बहुमत नहीं है। और जो ये आरोप लगाना चाहते थे, पिछले 15 दिन से रोज आरोप लगा रहे थे कि अल्पमत की सरकार है, अल्पमत की सरकार है। हम तो साबित करना चाहते थे कि ये बहुमत की सरकार है। उधर अध्यक्ष चयन पर हुए हंगामे और सियासत के बाद एमपी विधानसभा के नए अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने विपक्ष पर निशाना साधा और खुद के साथ भेदभाव के आरोप लगाए हैं। उनने जिसके लिए बहिर्गमन किया है, उनने आवाज दी, नारे लगाए कि आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ है। मैं आप लोगों को बताना चाहते, वो लोग अगर ये बात कर रहे हैं तो मैं भी तो एससी का हूँ, नहीं तो मैं बात का उल्लेख ही नहीं करता। चलिए 52 साल बाद ये हुआ है।
अब मैं इतिहास के पन्नों में 52 साल बाद लिखा जाऊंगा। चाहे प्रोटेम स्पीकर का चयन हो या फिर अध्यक्ष का, बीजेपी ने संकेत दे दिए हैं कि वो हर मोर्चे पर सरकार का विरोध करेगी। तो चुनौती सरकार के लिए भी है कि वो हर मोर्चे पर अपने नंबर कायम रखे। लेकिन आज के हंगामे के बाद ये तो साफ है कि सदन के भीतर आने वाले दिनों में भी सियासत के ऐसे आक्रामक तेवर देखने के कई और मौके सामने आएंगे। अजय शर्मा के साथ विवेक पटैया, जी मीडिया, भोपाल। ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको बताई। देखिए, कोई हंग असेंबली नहीं है। एक पार्टी ने बहुमत साबित किया। महामहिम राज्यपाल को उन्होंने अपनी बहुमत वाली एक चिट्ठी सौंपी, अपने समर्थित विधायकों की एक चिट्ठी सौंपी और सरकार का गठन हो गया। उसके बाद बीजेपी लगातार ये बात कहती रही कि ये सरकार अल्पमत की है। पहली बार अविश्वास प्रस्ताव से पहले कोई ऐसा मौका बन रहा था जब मत विभाजन के जरिए ये बात साबित हो जाती कि कौन बहुमत में है, कौन अल्पमत में है। इस पर एक सीधी सरल प्रक्रिया को बड़ा जटिल बना दिया गया। हंगामा भी हुआ और उसके बाद बीजेपी ने वॉकआउट कर दिया। आखिरकार हंगामा किसने किया, या बीजेपी ने क्यों हंगामा किया, या उसे हंगामा करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूर्व बीजेपी विधायक अजय बिश्नोई जी, इसके साथ साथ कांग्रेस के नेता भूपेंद्र गुप्ता जी और धनंजय प्रताप सिंह जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चर्चा की शुरुआत मैं सीधा वरिष्ठ पत्रकार धनंजय प्रताप सिंह जी से करना चाहता हूं। धनंजय सर, मेरा सीधा सवाल आपसे है। बीजेपी बार बार एक आरोप लगा रही थी कि यह सरकार अल्पमत वाली सरकार है। फ्लोर टेस्ट या विश्वास प्रस्ताव से पहले वोटिंग का या मत विभाजन का पहला मौका बन रहा था स्पीकर के चयन के लिए। सर, आपको लगता है सीधी सरल प्रक्रिया थी लेकिन सियासत की भेंट चढ़ गई, या बीजेपी के हंगामे को आप जायज मानते हैं? नहीं आसिफ, आपने 2-3 बातें पूछी है, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। देखिए, जहां तक अल्पमत की सरकार का सवाल है तो गवर्नर ने ही इस सरकार को अल्पमत में नहीं माना है। गवर्नर को कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव में जितने विधायकों के समर्थन की बात कही थी, गवर्नर ने उस बात को स्वीकार किया और कांग्रेस को उसने बहुमत साबित करने का कोई निर्देश भी नहीं दिया था। अगर ऐसा होता तो एक टाइम लिमिट भी दी जाती। रही बात आज के घटनाक्रम की, आप जो स्पीकर के चुनाव को लेकर के बोल रहे हैं, ये बात सही है कि स्पीकर के चुनाव को लेकर के अभी भी बहुत मतभिन्नता है, खासतौर पे कानूनविदों के बीच में। बताया ये जा रहा है कि आज कांग्रेस ने स्पीकर का जो बिना निर्वाचन के चुना है वो लोकसभा की परंपरा के आधार पर उसने चुना है। लोकसभा में कभी ऐसा घटनाक्रम हुआ था कि जब स्पीकर को लेकर के चुनाव होना था तो पहले प्रस्ताव पे पहले मत विभाजन कराया गया था, उसके गिरने के बाद फिर सेकंड प्रस्ताव को लिया गया था। इनका ये कहना था कि चूंकि पहला प्रस्ताव हमने किया और उसको 120 वोट पड़े इसलिए दूसरे प्रस्ताव को हमने नहीं लिया। तो इस पे कानूनविदों की राय अलग अलग है। हालांकि एक बात उसमें दूसरी तरफ ये भी देखने को आती है कि कहीं ना कहीं चूंकि सत्ता में कांग्रेस है तो उसको ये डर रहा होगा कि हमारे हो सकता है समर्थन देने वाला या हमारे पार्टी के ही विधायक कहीं क्रॉस वोटिंग ना कर दें, तो ये भी एक डर था पार्टी के सामने। आसिफ, ठीक है। धनंजय सर, मैं लौट रहा हूं आपके पास। अजय बिश्नोई साहब, आपसे मेरा एक सवाल है सर। सवाल ये कि मध्य प्रदेश की सियासत में जब इस तरह की चीजें नहीं होती हैं कि जाहिर तौर पर जिसकी सरकार बनती है उसके पास विधायक भी ज्यादा होते हैं तभी सरकार बनती है, और कम से कम 50-60 साल से तो हमारे यहां कभी ऐसी नौबत आई नहीं कि विधानसभा स्पीकर के लिए में मतदान कराना पड़े या मत विभाजन का इस्तेमाल करना पड़े। फिर ये कैसी सर जबरदस्ती है, या ये क्या जिद है? ऐसा है आसिफ जी कि पहली बार ऐसा मौका आया है, अवसर आया है कि दोनों पार्टियों के नंबर इतने आस पास हैं, बहुत करीब करीब हैं, और सरकार कांग्रेस की जो बनी हुई है वो अल्पमत में तो है। उनको जो चाहिए कम से कम 115, उनके पास वो 115 नहीं है, जोड़ तोड़ के उनके बने हुए हैं। उनके अपने लोगों के रोज इतने विवाद सामने आते हैं, नाराजगियां व्यक्त करते हुए लोग कहते हैं, लोग खम ठोंक के कह रहे हैं कि मेरे को मंत्री बनाना पड़ेगा। तो ऐसे स्थितियों में बहुत नाराज लोगों की संख्या थी और कांग्रेस इस बात को जानती थी कि नाराज लोग इस मौके पर वोट खिलाफ में डाल सकते हैं, तो उनकी पूरी कोशिश ये थी कि किसी भी प्रकार से वोटिंग की नौबत ना आने पाए। अब जब सवाल आया कि जब हमने लोकसभा में अपने विधानसभा में अपना अध्यक्ष पद का प्रत्याशी तय कर दिया, एक हमारे आदिवासी विधायक जो 7वीं बार के विधायक हैं, वरिष्ठ हैं, योग्य हैं, उनको जब हमने अध्यक्ष पद की दौड़ में लगाया तो इनको लगा कि बहुत से वोट हमारे निकल के इनकी तरफ जा सकते हैं।
तो उन्होंने उसको रोकने के लिए जो ये प्रयास किया, जिस कानून की वो आड़ ले रहे हैं, अभी आपके चैनल पे जो माननीय सज्जन वर्मा जी जिस बात का उल्लेख कर रहे थे, उसी बात का उल्लेख बार बार वहां पर सदन के अंदर भी हुआ और संसदीय कार्य मंत्री गोविंद नारायण सिंह जी के द्वारा भी उस बारे में चर्चा हुई। उस पर जो छपी हुई किताब की वो बात कर रहे हैं, वो छपी हुई किताब एक बार वो स्वयं फिर से दोबारा पढ़ लें। उसमें यदि लिखा हुआ है, वो उन्हीं की बात मान लेता हूं कि पहला प्रस्ताव पहले पास रखा जाएगा, उस पर बात होगी और फिर आपको दूसरे प्रस्ताव की जरूरत होगी तो लिया जाएगा। पर जब उन्होंने प्रस्ताव रखना शुरू किया तो पहला प्रस्ताव रखा, उसके बाद फिर दूसरा रखा, फिर उसके बाद तीसरा रखा, उसके बाद फिर चौथा रखा, और जो कार्यालय मंत्रणा की वो समिति आई हुई थी, कार्य आई हुई थी, उसमें लिखा था 5वां प्रस्ताव, 5वां नहीं लिया। 4 पहले क्यों ले लिए? क्योंकि वो उनके मतलब के थे, उनके प्रत्याशी के थे, तो 5वां प्रस्ताव को भी रखना था या दूसरा भी रखना ही नहीं था। यदि उनके कानून से बात चली जाए तो पहले प्रस्ताव के बाद आपने कहा कि अगर पहले प्रस्ताव तक ही कानून को हिसाब चलना था तो बाकी के 3 प्रस्ताव पढ़ने की जरूरत नहीं थी या उसको रखने की जरूरत नहीं थी। बिश्नोई साहब, जब आप विपक्ष के तौर पर नैतिकता की बात करते हैं तो सर आप ही कह रहे हैं कि कांग्रेस और अभी इसमें नैतिकता की कहां बात आई? अभी तो कानून की बात हो रही है। अभी तो जिस कानून का उल्लेख कर रहा है वो कानून की बात कर रहा है, अभी नैतिकता की बात पर आए नहीं सवाल। बिश्नोई साहब सवाल सुनिए, आधा सवाल फिर खतरनाक रहता है। मैंने ये कहा आपसे कि जब सर आप बार बार नैतिकता की बात करते हैं कि सबसे ज्यादा अनुभव वाले को प्रोटेम स्पीकर बनाना चाहिए, दीपक सक्सेना के नाम पर आपने आपत्ति दर्ज कराई, आज राजभवन तक भी जो आपने मार्च किया है वो भी इसी फॉर्मूले से किया है, इसी नैतिकता का हवाला दिया है। सर मेरा आपसे सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि दोनों की सीटें आसपास आई हैं और इनके विधायक नाराज चल रहे हैं, तो सर ये इनका मसला है ना, फिर क्यों ना कहा जाए कि आप इनकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं? मजबूरी नहीं, कमजोरी। कांग्रेस जब भी गिरेगी, सरकार बहुत जल्दी गिरेगी और अपनी कमजोरियों के कारण गिरेगी, अपने खुद के भार के कारण गिरेगी, अपने ही विधायकों के कारण गिरने वाली है। और यदि हम सत्ता की यदि हम लोग खड़े हैं कि राजनीति करने के लिए, यदि सामने वाले की कमजोरी का लाभ नहीं उठाएंगे तो फिर राजनीति क्या करेंगे? ठीक है, अब ये चुनौती कांग्रेस के लिए है कि वो सरकार कैसे बचाएं और नंबर कैसे मेंटेन रखें। भूपेंद्र गुप्ता जी, सर सवाल इस बात को लेकर उठेगा और टेक्निकली ये सवाल है कि जब 5 प्रस्ताव थे और 5वां प्रस्ताव इनके प्रत्याशी के तौर पर था, तो फिर सर आप वोटिंग करा लेते, इनके प्रस्ताव को भी करा लेते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। 5वें प्रस्ताव तक क्यों नहीं पहुंचे? ऐसी नौबत क्यों आई? दूध का दूध और पानी का पानी तो हो ही गया है, इसमें जो है अब और क्या होना है। दूसरी बात मैं आपसे कहूँ, भारतीय जनता पार्टी बड़ी ढोंग और पाखंड की राजनीति करती है। इन्होंने पहला प्रश्न उठाया कि प्रोटेम स्पीकर सीनियर मोस्ट आदमी होना चाहिए। अब ये जवाब दें यहाँ पे कि जब इन्होंने केडी देशमुख को प्रोटेम स्पीकर बनाया था तो वो क्या सीनियर मोस्ट थे क्या सदन के अंदर? ये काम ये खुद कर चुके हैं, जिस बात का ये हल्ला मचा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, ये काम इन्होंने खुद किया हुआ है। दूसरा, जिस किताब की चर्चा हो रही है वो किताब तो खुद इनके सीताशरण शर्मा जी ने पढ़कर सुनाई है। अब जब पढ़कर सुनाई है तो जो किताब तुम पढ़ रहे हैं वही किताब हम पढ़ रहे हैं, दोनों की जो एक ही लाइन में जा रहे हैं, तो विवाद कहाँ पर है? जब आप कानून की चर्चा कर रहे हैं तो किताब वही तो आप पढ़ रहे हैं, वही पैरा आप पढ़ रहे हैं, उसका जो है आप अपना अर्थ का अनर्थ लगा रहे हैं। मैं भी वहां मौजूद था दीर्घा में, और जब अनाउंस किया गया कि साहब मत विभाजन करा लीजिए, वहां पर मौजूद थे गोपाल भार्गव जी। और इसके बाद आज हालत सबसे बड़ी है, परंपराओं की दुहाई दे रहे हैं कि आज आपने चुन लिया अपना विपक्ष का नेता गोपाल भार्गव और बिहेव कर रहे हैं शिवराज सिंह जी विपक्ष के नेता की तरह। उनकी तो कोई बात ही नहीं सुन रहा था। और जो मार्च लेकर गए हैं गवर्नर के यहाँ तक, ये तो देख लें किसके दस्तखत से जो है बना है जो ज्ञापन, उसमें विपक्ष का नेता तो नीचे बैठा हुआ है। आप जो है स्वयं अनादर कर रहे हैं अपनी पार्टी के अंदर भी, बाहर भी और सड़क पर भी परंपराओं का, और परंपराओं की दुहाइयां दे रहे हैं। ये जो है ये दो मुहापन नहीं चल सकता राजनीति में, और इसी पाखंड पर हमला है ये। आज आप कहते हैं कि लंगड़ी सरकार, ये कौन कह रहा था? अभी तो स्वयं बिश्नोई जी कह रहे हैं कि ये सरकार को गिरा देंगे, जल्दी से गिर जाएगी, ये 3-4 महीने में गिर जाएगी, 6 महीने में गिर जाएगी। किसको धमका रहे हैं आप? आपने 2 विधायकों के साथ जो है 60 मेंबर ऑफ असेंबली सदस्यों की सरकारें हड़प ली हैं। आपका कैरेक्टर है पूरा देश जानता है।
ये क्या पता नहीं है कि 2 विधायक होने के साथ आपकी 60 की असेंबली में आपने सरकारें बना ली हैं, आपने गोवा में सरकारें पटकी हैं, आप उत्तराखंड में पहुंचे थे प्लेन लेकर जो है विधायकों को तोड़ने और भर के लेकर दिल्ली जाने के लिए। आपके तमाशे पूरे देश ने देखे और देश की जनता आपका चूंकि ये चेहरा जान चुकी है, इसलिए वो सतर्क होकर संयत होकर अपनी जो है चौकबंदी करती है। हमने भी की है, आप उसमें धराशायी हो गए। 120 वोटों के मुकाबले अगर 109 वाले सरकार बना सकते हैं तो आप बना लीजिए। भूपेंद्र जी मैं आता हूं आपके पास। बिश्नोई साहब देखिए, आपने जब वार किया तो पलटवार तो होगा और उसके लिए तैयार रहिए। और ये चीजें दरअसल अभी से नहीं आ रही हैं, ये चीजें तब आ रही हैं। मुझे याद है कि हम विधानसभा के बाहर खड़े थे जिस दिन 11 दिसंबर था, नतीजे आ रहे थे। उस दिन 2 बयान बहुत अहम थे। रामपाल सिंह आपकी सरकार में जो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उन्होंने खुले तौर पर कहा था हम अपनी हार स्वीकार नहीं कर रहे हैं और अभी भी हम संभावनाएं तलाशेंगे, जबकि आप जान रहे थे कि हमारी सीटें कम आ रही हैं और कांग्रेस की सीटें ज्यादा आ रही हैं। उस वक्त भी आपने बयान दिया और दोबारा भी जब हमने रामपाल सिंह को पकड़ा तो उनसे पूछा, माफ कीजिए, उनको जब हमने पूछा तो उनका यह कहना था कि हम अंतरात्मा तलाश रहे हैं। अरे सर, विधायक किसी पार्टी से अगर लड़ रहा है तो उसकी अंतरात्मा तलाशने का क्या मतलब होता है? ऐसा आसिफ जी, मैं रामपाल जी ने कहा वो इंडिविजुअल है, मैं नहीं जानता उस समय उन्होंने क्या वक्तव्य कहा। पर 11 तारीख को फैसले आए हैं। 12 तारीख की सुबह माननीय शिवराज जी के घर पर मैं भी मौजूद में था। हमारे हम लोग 8-10 लोग कुल मिला के मौजूद थे। वहां इस प्रकार की चर्चा हुई कि 109 हमारा नंबर आया है, 114 उनका नंबर आया है, अब आगे क्या करना है। तो शिवराज जी ने तुरंत कहा कि उनका नंबर ज्यादा है, हम जोड़ तोड़ नहीं करना चाहते, मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। मुश्किल से 5 मिनट के अंदर फैसला हो गया कि अब हमको कोई जोड़ तोड़ नहीं करना है, हमको फैसला करना है और फिर राजभवन जाकर इस्तीफा दे दिया। और फिर 2 दिन बाद वही शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि एमपी में टाइगर अभी जिंदा है। बिल्कुल जिंदा है कि टाइगर कैसे मर जाएगा। एक आदमी, एक नेता जो पिछले 13 साल तक मध्य प्रदेश की सरकार को चलाया है, जो 5 बार सांसद रहा है, जो 5 बार का विधायक है, वो आज की तारीख में जिंदा कैसे नहीं रहेगा? उसके अनुभव कहां चले जाएंगे? उसका जो अपना वजूद है, उसका जो अनुभव की बात तो नहीं करिए सर, अनुभव की बात नहीं हो रही है, शहरों में राजनीति होती है। टाइगर से मैं आता हूं को सावधान रहने की जरूरत है। मैं बिश्नोई जी आता हूं आपके पास, सावधान रहने की जरूरत है। ठीक, बिश्नोई जी आता हूं आपके पास। धनंजय सर, बीजेपी का आज का ये विरोध है या इसलिए विरोध है कि हम विपक्ष में हैं और आगे आने वाले हर मोर्चे पर हम आपका विरोध करेंगे, ये संकेत भी है बीजेपी का? देखो आसिफ, ये बात तो कल ही तय हो गई थी जब गोपाल भार्गव को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। गोपाल भार्गव को नेता प्रतिपक्ष बनाने का संकेत ही इस बात का था कि जब तक मध्य प्रदेश में अब सरकार और विपक्ष के बीच तालमेल से सब कुछ नहीं चलने वाला है। विपक्ष ने स्पीकर का प्रत्याशी भी सिर्फ इसीलिए खड़ा किया था कि तालमेल से हमको उपाध्यक्ष का पद नहीं चाहिए, जो भी हम लेंगे संघर्ष से लेंगे, ये भाजपा की हाईकमान की लाइन दी हुई है। इसीलिए स्पीकर का कैंडिडेट भाजपा ने चुनाव में खड़ा किया। उपाध्यक्ष के पद को लेकर के भी देखिए इसी तरह की परिस्थितियां निर्मित होगी। मुझे याद है कि 85 में ही यह परंपरा शुरू हुई थी कि जो भी सत्ता पक्ष रहेगा उसका स्पीकर रहेगा और उपाध्यक्ष पद विपक्ष का रहेगा। लेकिन ये लंबे समय पर 25-30 साल बाद ये परंपरा टूटी है। तो भूपेंद्र जी, पार्टी तैयार है कि अगर आप अध्यक्ष पर हमें वॉकओवर नहीं देंगे तो उपाध्यक्ष के पद पर हम भी आपको वॉकओवर नहीं देंगे? देखिए, हम तो जो है जैसी करनी वैसी भरनी का मामला है। और मैं आपसे बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में जो वंचित वर्ग के नेतृत्व को कुचलने की पुरानी परंपरा है। फग्गन सिंह कुलस्ते भी ऐसे ही साइड आउट किए गए और आज विजय शाह को कर दिया, उनको बलि का बकरा बना के शहीद कर दिया। आपको सामान्य वर्ग के लिए, प्रतिपक्ष के लिए रास्ता साफ करना था, आपने कर दिया। ये राजनीति सब समझते हैं, ये जो है वंचित वर्ग भी समझता है, जनजाति के लोग भी समझते हैं और अनुसूचित जाति के लोग भी समझते हैं। ये पूरे देश में दृश्य देखा गया है और ये दृश्य चाहे वो अर्गल जी हों, चाहे जो है फग्गन सिंह कुलस्ते हों, चाहे जो है बंगारू लक्ष्मण हो, इनको उनकी तो अंत्येष्टि तक में नहीं गए लोग। इनके भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो कहानियां कहते हैं, ये सारी चीजें देश जानता है और उसी रास्ते पर आप निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है सर, मेरे पास सर वक्त खत्म हो गया, माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया अजय बिश्नोई साहब, धनंजय सर, भूपेंद्र सर, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन एक बात पूरी तरह से तय और ये कि देखिए, ये तो उसी दिन साफ हो गया था जब नतीजे आए थे कि 109 सीटें बीजेपी के खाते में गई, 114 सीटें कांग्रेस को मिली थी। नजदीक का यह आंकड़ा था, विपक्ष के तौर पर बीजेपी मजबूत है। लेकिन क्या ये नंबर
ये बताने के लिए थे या ये इशारा कर रहे थे कि दरअसल इतनी शांति से और इतनी सीधी और सरल तरीके से सत्र की कार्रवाई चलेंगी नहीं, या जो प्रक्रियाएं हैं वो भी इतनी आसानी से होंगी नहीं, और शायद अब उनके संकेत मिलने भी लगे हैं। और आज का जो ये वॉकआउट है या प्रदर्शन है, इसके जरिए बीजेपी ने अपने आने वाले दिनों में सरकार के प्रति विपक्ष की क्या भूमिका रहने वाली है या कितनी जोरदार आक्रामक की भूमिका रहने वाली है, उसके भी संकेत दिए हैं। जनता को यहां से जरूर तय करना होगा कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध है या फिर विरोध के पीछे आधार भी हैं, तथ्य भी हैं और विरोध जायज है।